इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक आदमी नीचे बैठा होता है अपनी स्वॉर्ड लिए और उसके आसपास बहुत सी ज़ॉम्बीज़ टाइप की डेड बॉडीज पड़ी होती है और दिखाते हैं कोई काला साया अपनी फुल एनर्जी के साथ ऊपर से उसकी ओर आ रहा होता है और वो काला साया एक डीमन है जो अपने हाथ में एक एनर्जी की बॉल बना रही होती है और कह रही होती है तू स्वॉर्ड एम्परर कहने लायक नहीं है। फिर वो बड़े ही डेंजरस वे में इस एनर्जी के गोले को ऊपर उठाकर और भी बड़ा कर रही होती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कह रही होती है ये जो तेरी स्वॉर्ड एम्परर वाली रेपुटेशन है आज वो खत्म हो जाएगी। और नीचे बैठा हुआ आदमी अपना मुंह से खून पूछते हुए कहता है डैम इट, मैंने अपनी सुरक्षा कम कर दी थी लेकिन मेरा जो असली मकसद था वो मैं पूरा कर चुका हूँ। और फिर वो बड़े ही चोट में बैठे हुए कहता है आजा मुझे मार दे। फिर वो डीमन अपना एनर्जी का बॉल उसकी ओर बहुत तेज फेंक देती है जो कि बड़ी स्पीड से आ रही होती है और फिर वो एनर्जी की बॉल वहाँ पर लगती है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर वो डीमन हंसते हुए कह रही होती है बहुत टफ बन के दिखा रहा था। तभी वो सामने देखकर बहुत चौंक जाती है। वह देखती है वो एनर्जी का गोला एक स्वॉर्ड पर लगकर वहीं खत्म हो गया। फिर दिखाते हैं उस आदमी को जिसने उस एनर्जी के गोले को अपनी स्वॉर्ड से रोका था। उसके चारों ओर उसकी एनर्जी होती है और पीछे से वो पहला आदमी बोलता है योंग तुम यहाँ। फिर योंग बोलता है मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। और योंग अपनी एनर्जी पूरी बॉडी और स्वॉर्ड में फैला रहा होता है और कहता है यहाँ से मैं संभालता हूँ इसे। फिर वो बड़े प्रेशर के साथ जंप मार के ऊपर उड़ जाता है और डीमन उसे देखकर कहती है अब तू कौन है। और यूं उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है मैं यहाँ तुझे काटने आया हूँ। और यूं एक अटैकिंग पोजीशन में होकर कहता है मैं मून स्प्लिटिंग तलवार बाजू। और बस वो फिर एक ही स्लैश मारता है जिससे वहाँ कई ड्रैगन निकलते हैं और इस डीमन की बॉडी का आर पार हो जाते हैं। और वो डीमन बहुत चिल्ला रही होती है और उसका शरीर जलने लगता है और दिखाते हैं उसका शरीर धूल की तरह उड़ रहा होता है। और नरेटर बताता है उस दिन स्वॉर्ड एनर्जी से 9 ड्रैगन की बारिश हुई। फिर सीन चेंज होता है और 6 साल बाद दिखाते हैं वारयोंग मानो पैलेस नामक जगह पर। वहाँ एक बच्चा बहुत बुरी तरह पिट रहा होता है। उसे एक लेडी मार रही होती है। वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है कमजोर बनना बंद कर, जल्दी से उठ, और मैंने तुझे बताया नहीं कि आज बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। वो बच्चा डरते डरते कांपते हुए कहता है हाँ बताया था। फिर वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है क्या तूने सुना नहीं, मैंने तुझे बैकयार्ड साफ करने के लिए कहा था। और कहती है क्या तू मुझे इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ। और वो बच्चा कांपते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है। फिर वो लेडी कहती है यदि ये काम तेरी माँ बोलती जो तुझे जन्म देते ही मर गई तब भी तू ऐसे ही इग्नोर करता। बच्चा कांपते हुए कहता है नहीं। और कहती है क्या तू जब सुनता अगर तेरे फादर जो 6 साल से एक कमरे में ही बंद है वो कहते करने के लिए। और वो बच्चा कांपते हुए अभी भी नहीं कर रहा होता है। वो लेडी बड़ा ही स्केरी फेस बनाते हुए कहती है क्या तू बस यही कह सकता है। और फिर वो लेडी उस बच्चे को कहती है आज मैं तुझे एक अच्छा लेसन सिखाती हूँ। और फिर उसे वो बहुत बुरी तरह पीटने लगती है। और दिखाते हैं थोड़ी सी दूर पर ही कुछ बच्चे उसे पिटता हुआ देखकर खूब हंस रहे होते हैं और हंसते हुए कहते हैं देखो भाई वो कैसे पिट रहा है। और इन तीनों भाई बहन में से एक बड़ा भाई उसे पिटते हुए बड़ी गौर से देख रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कुछ सैनिक एक घोड़ा बग्घी को ले जा रहे होते हैं। उस घोड़ा बग्घी में से एक आदमी कह रहा होता है 6 साल बीत गए पर यहाँ अब तक कुछ भी नहीं बदला। और उसी बग्घी में से उस आदमी का बेटा बोलता है क्या हम वहाँ पहुँच चुके हैं। कहता है आखिरकार हम पिता के कसम खाए भाई से जल्दी मिल सकते हैं। और उस बग्घी के अंदर दिखाते हैं इसमें वही आदमी होता है जो 6 साल पहले उस डीमन से लड़ रहा था। वो उससे हार गया था और उस बग्घी में उसकी वाइफ और बेटा उसके साथ होते हैं। तभी उसकी वाइफ कहती है योंग नानगोंग नहीं दिख रही। योंग नानगोंग वह उसकी बेटी है और उसकी बेटी की हमें एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है। फिर उसका बेटा कहता है नानगोंग कह रही थी उसे यहाँ घुटन हो रही है इसलिए वो इस बग्घी की छत पर चढ़ गई। और हाँ योंग नानगोंग एक अलग कैरेक्टर है और योंग एक अलग कैरेक्टर है। हाँ दोनों के नाम में कन्फ्यूजन होगा, आगे जाकर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आगे जाकर ही सब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसका बेटा अपने फादर से पूछता है अंकल योंग कैसे थे। और योंग ये वही बंदा है जिसने अपने मार्शल आर्ट से उस डीमन को हराया था। उसका पिता बताता है योंग बहुत ही ताकतवर है, उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए उसे स्वॉर्ड एम्परर कहा जाता है। उसने जो स्वॉर्ड टेक्निक यूज की थी वो बहुत ही परफेक्ट थी और वो 9 हेवन स्वॉर्ड टेक्निक थी जो बहुत ही एडवांस थी। और कहता है उसकी उस एक स्ट्राइक से वो डीमन ऐसे जलकर धूल हो गया जैसे कि एक जली हुई राख उड़ जाती है। उसका बेटा बड़ा ही चौंकते हुए कहता है क्या वे सही में इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी उनकी मार्शल आर्ट को दुनिया क्यों नहीं जानती। फिर उसका पिता कहता है वो रिटायर हो गया था, उसने अपनी मार्शल आर्ट किसी को भी पास नहीं की क्योंकि उसकी वाइफ मर गई थी। कहता है अब सुनो उसकी 2 वाइफ थी, पहली और दूसरी। उसे सबसे ज्यादा लगाव अपनी दूसरी वाइफ से था लेकिन दुर्भाग्य से 6 साल पहले वह अपने बच्चे को जन्म देते ही मर गई। इसके बाद योंग ने सब कुछ छोड़ दिया और अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लिया। फिर वह अपने बेटे और वाइफ से कहता है एक बात ध्यान से सुनो, उसके आगे उसकी दूसरी वाइफ का जिक्र बिल्कुल भी मत करना। इससे पता चलता है ये लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ वो बच्चा पिट रहा था। फिर सीन चेंज होता है, हमें योंग के पैलेस का दिखाया जाता है। वहाँ एक गार्ड मैडम मैडम चिल्लाते हुए उसी लेडी के पास आ रहा होता है और वो लेडी अभी भी उस बच्चे को ही मार रही होती है। कहती है क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो। वो गार्ड कहता है
सर अपने कमरे से बाहर आ गए। ये सुनकर वो लेडी एक सीरियस फेस बनाते हुए कहती है, रियली? वो आदमी अपने कमरे से आखिरकार बाहर आ ही गया। तो गार्ड कहता है, जैसे ही उन्हें ये न्यूज मिली कि नानगोंग क्लैन के घोड़े हमारे विलेज में एंटर कर चुके हैं, वैसे ही सर उन्हें रिसीव करने के लिए निकल गए और साथ में उस लेडी के हाथ को दिखाते हैं। उस पर खून लगा होता है। उस लेडी ने उस बच्चे को मार मार कर उसका खून निकाल दिया होता है। फिर वह लेडी एक कपड़ा लेती है और अपने हाथ को साफ करते हुए और एक डेंजरस फेस के साथ उस बच्चे से कहती है, तो फाइनली तू अब अपने पिता का फेस देखने वाला है और तू देखेगा वो कैसा दिखता है। लेकिन ये सोचना भी मत कि तू इस अपीयरेंस में उससे मिलने जाएगा। जब तक तू ठीक नहीं होया था तब तक उससे मिलना भी मत। फिर वो बच्चा नीचे अपने घुटनों के बल और सर झुकाकर कहता है, मैं समझ गया मैडम, मैं उसके सामने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। फिर वो लेडी कहती है, ये अच्छा है, तो तू आखिरकार समझ ही गया कि तेरी लाइफ यहाँ कैसे चलेगी। और वो बच्चा लड़खड़ाते हुए ऊपर उठने की कोशिश कर रहा होता है। और तुझे पता है ना कहाँ जाना है? और यार यहाँ मुझे इस बच्चे पर बहुत ही तरस आ रहा था। और हाँ, मैं तो एक खुशखबरी बताना ही भूल गया कि हमारा हीरो इस मानवा का ये बच्चा ही है जो पिट रहा है। हाँ, ये बच्चा ही है। फिर वो लेडी डराते हुए उसे कहती है, यदि तू अपने परिवार को शर्मिंदा नहीं करना चाहता तो बेहतर होगा कि तू अपना ये गंदा चेहरा किसी दूसरे लोगों के सामने ना दिखाए। और फिर वो लेडी वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते उसे कहती है, तू ये सोचना भी मत कि मैं तुझे देख नहीं रही तो तू ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा यहाँ। यदि ऐसा दिखा तो जानता है ना तो तेरे साथ क्या होएगा। वो बच्चा कांपते कांपते डरते हुए कहता है, जी मुझे पता है, मैं उनके सामने नहीं आऊंगा जब तक वे यहाँ से जाते नहीं। फिर वो बच्चा भी मुड़कर वहाँ से जाने लगता है और दूर खड़े उन भाई बहनों में से बड़ा भाई उसे थोड़ा दया भाव के चेहरे से देखने लगता है। तभी उसकी माँ उसका चेहरा अपने ओर करते हुए कहती है, मेरे खजाने मुबेक। हाँ, आपने सही सुना, इसका नाम मुबेक ही है। मुबेक कह रहा है, यस मदर। लेडी कहती है, आज तुम्हारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। तुम्हें अपने अंकल की बेटी नानगोंग योंग से मिलना होगा। तुम्हें उसे अच्छे से बात करनी होगी और उससे फ्रेंडशिप करनी होगी। फिर वो लेडी स्केरी फेस बनाते हुए कहती है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? और हाँ यारो, तुम सही समझे। ये औरत सीधा सीधा अपने बच्चे को लड़की पटाने के बारे में कह रही है। चलो लेट्स कंटिन्यू। मुबेक भी कहता है, ठीक है मॉम, मैं आपकी बात दिमाग में रखूंगा। फिर सीन चेंज होता है और बाहर पैलेस का मेन गेट दिखाया जाता है। क्लैन लीडर योंग से बोलता है, योंग तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? क्या तुम ठीक हो? योंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर यार मुझे तुझसे मिलने में बहुत शर्म आ रही है। मुझे सच में बहुत दुख है कि मैं इतने लंबे समय से तुझसे नहीं मिल पाया। क्लैन लीडर कहता है, कोई नहीं यार, अब तो मिल चुके हैं। वे दोनों बाहर गेट पर ही बात कर रहे होते हैं। फिर लीडर की वाइफ कहती है, मैं जो हाँ हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। फिर लीडर का बेटा भी कहता है, हेलो अंकल योंग, मैं नानगोंग चुन हूँ। वो भी सर झुकाते हुए कहता है। फिर हमें योंग का फेस दिखाया जाता है जिस पर बहुत ज्यादा मूल दाढ़ी बढ़ चुकी है और उसके बहुत बाल बढ़ चुके हैं और दिखने में काफी वीक सा लग रहा होता है। योंग कहता है, चुन तुम तो काफी बड़े हो गए हो। फिर लीडर की वाइफ भी कहती है, ये हमारी छोटी बेटी। और जैसे उधर देखती है वहाँ वो होती नहीं, वो दिखाते हुए वहाँ से गायब हो गई। तभी योंग की वाइफ पीछे से आते हुए कहती है, हमारा फोर्थ बेटा भी ऐसा ही है, वो कभी भी गायब हो जाता है, जैसे अभी गायब है। कहती है, योंग डार्लिंग हमें नहीं इंट्रोड्यूस करोगे इनसे? फिर योंग कहता है, ये मेरी वाइफ और बच्चे हैं। फिर उसकी वाइफ कहती है, मैं बैक में जो हूँ, आप सभी इतने लंबे सफर से थक चुके होंगे, आप अंदर चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। फिर उन सभी को घर के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। तभी वो लेडी अपने बेटे की तरफ मुड़कर कहती है, जाओ नानगोंग को ढूंढो, उसे पटाओ। फिर शाम होती है और घर के पीछे बैकयार्ड का सीन दिखाते हैं जहां हमारा हीरो अपने घुटनों के बल नीचे बैठे हुए हाथ ऊपर खड़े हुए पनिशमेंट में खड़ा है। और आप इससे समझ सकते हैं जो बंदा बिना कहे ऐसे पनिशमेंट में खड़ा हो जाए उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। और अपने दिमाग में बस यही सोच रहा होता है कि ये गेस्ट कब जाएंगे, मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। और बार बार यही चीज माइंड में रिपीट कर रहा होता है कि मुझे भूख लगी है, मेरे हाथ दुख रहे हैं। और दिखाते हैं उसकी आंखें बंद हो रही होती है और नीचे गिर रहा होता है। सोचता है यार मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मेरी आंखें बंद हो रही है। फिर दिखाते हैं वो नीचे गिर गया और सो गया। कुछ देर बाद तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है और वो उस बच्चे के पास जाने लगता है और उस बच्चे की धीरे धीरे आंखें खुल रही होती है और वो सामने देखकर बहुत डर जाता है। फिर वह जल्दी उठता है और सेम पोजीशन में खड़ा होकर सर को नीचे करके डरते डरते कांपते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं बहुत ही बेवकूफ था जो बिना सोचे समझे यहाँ सो गया, मुझे माफ कर दीजिए। फिर वह सामने की ओर देखता है जिसे देखकर वह बहुत सरप्राइज हो जाता है। सोचता है ये तो वो नहीं है और हाँ यहाँ एंट्री क्लैन लीडर की बेटी की हुई है। फिर वो ब्लश करने लग जाता है सामने देखकर। फिर दिखाते हैं लीडर की बेटी का चेहरा कितना क्यूट है। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। चैप्टर की शुरुआत में योंग कह रहा होता है, एक शादी नानगोंग क्लैन के साथ, क्या मतलब है इसका? फिर लीडर कहता है, बिल्कुल योंग क्लैन बहुत ही कैपेबल है हमारे समधी बनने में। योंग कहता है, ये कितनी खुशी का अवसर है, ये तो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। फिर लीडर कहता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या आप मेरे समधी बनना चाहेंगे? फिर योंग अपनी चाय पीते हुए कहता है, मैं आपके सोफर के लिए बहुत आभारी हूँ, आपने हमें इस लायक समझा। कहता है, लेकिन मुझे लगता है यदि हमारे बच्चों की मर्जी हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लीडर कहता है, हाँ आपने सही कहा।
योंग कहता है, देखिए माता पिता को अपने बच्चों की शादी में सब डिसीजन नहीं लेने चाहिए, उसमें बच्चों का भी डिसीजन ज्यादा जरूरी होता है। फिर वो लेडी योंग से चिढ़ते हुए सोचती है ये कितनी बेकार की बकवास कर रहे हैं और कहती है उन्हें ये क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें मुझसे शादी करके बहुत पछतावा है। और गुस्से में वो लेडी अपने दांत पीस रही होती है और सोचते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, तुम तो पूरे समय अपने कमरे में ही बंद रहे हो, मैं ही हूँ जो हमेशा से अपने परिवार को चलाने में बहुत मेहनत कर रही हूँ। तभी वो लेडी लीडर से कहती है भाई साहब आपको नहीं लगता हमारे बच्चे वास्तव में एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं। फिर लीडर हंसते हुए कहता है हाँ बाबू जी, हम जैसे जैसे मिलते रहेंगे तो काफी चांसेस होंगे वे एक दूसरे को पसंद कर ले। फिर वो लेडी एक इनोसेंट स्माइल के साथ कहती है ऐसा लगता है भाई साहब मैं ज्यादा ही आगे बढ़ रही हूँ। कहती है लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मुझ पर एक फेवर करेंगे। लीडर कहता है प्लीज खुल के बोलिए। तभी वो लेडी एक स्केरी फेस के साथ कहती है मैं चाहूंगी नॉनगोंग प्लान कुछ गाइडेंस दे मेरे बेटे मुबेक को। लीडर हंसते हुए बोलता है मुझे माफ करना भाभी जी, लेकिन योंग प्लान के पास तो खुद की एक एडवांस टेक्निक है, मैं उसे क्या सिखा सकता हूँ। और तभी योंग एक शांत फेस के साथ कहता है मैं भी ये सेम चीज़ कहूँगा जो मेरी वाइफ ने कही है, प्लीज़ उसे कुछ गाइडेंस दीजिए। जिसे सुनकर लीडर भी सोच में पड़ जाता है। फिर कहता है क्या ये ठीक रहेगा उसके लिए कि 9 हेवनली स्वाट टेक्निक ना सीख कर वो हमारे क्लैन की टेक्निक सीखे। तभी योंग चाय पीते हुए कहता है हमारी टेक्निक इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, वो तुम्हारी टेक्निक सीखते हुए हमारी भी सीख जाएगा। फिर लीडर हंसते हुए कहता है मैंने 6 साल पहले देखा है तुम्हारी टेक्निक कितनी खतरनाक है और कितनी डिफिकल्ट। फिर योंग एक सीरियस टोन में कहता है एक्चुअली अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं अपनी मार्शल आर्ट किसी और को पास कर सकूँ, और बाकी बात मैं तुम्हें बाद में प्राइवेट में बता दूंगा। और तभी दिखाते हैं योंग को बहुत तेज खांसी होने लगती है और खांसी के साथ साथ उसे खून की उल्टियां भी होने लगती है। फिर तभी लीडर चिल्लाते हुए कहता है योंग क्या तुम ठीक हो, जल्दी फिजिशियन को बुलाओ, कोई फिजिशियन को बुलाओ। सीन चेंज होता है और मुबेक को दिखाते हैं वो अपने घर के बैकयार्ड में लेडी योंग को ढूंढ रहा होता है और चारों तरफ देखते हुए कहता है मदर ने मुझे लेडी योंग के क्लोज आने के लिए कहा था, लेकिन वो तो मिल ही नहीं रही। तभी उसे घर के दूसरे कोने से आवाज आ रही होती है। दिखाते हैं वहाँ मुबेक की बहन सियोल जी बहुत बकबक कर रही होती है चुन के साथ, जो लीडर का बड़ा बेटा है। तभी सियोल जी नाम चिल्लाते हुए मुबेक उनके पास भाग कर आता है और वे दोनों पीछे ध्यान देते हैं। फिर मुबेक झुकते हुए चुन के सामने कहता है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये आपको बहुत परेशान कर रही है। फिर चुन कहता है ये मुझे परेशान नहीं कर रही है, और हाँ तुम्हारा नाम क्या था। फिर वो कहता है मैं योन मुबेक हूँ। तभी सियोल जी भी चुन के कपड़े खींचते हुए कहती है आप मेरा नाम तो जानते हैं ना, मैं सियोल जी हूँ, इसे कभी मत बोलना ठीक है। फिर मुबेक अपनी बहन को डांटते हुए कहता है रोड बनना बंद करो। फिर वे दोनों चुन के सामने ही लड़ने लगते हैं और चुन उन दोनों को देखते हुए सोच रहा होता है कि काश मेरी बहन भी इन्हीं की तरह खुश मिजाज लड़की होती। तभी मुबेक को ध्यान आता है कि चुन भी यहीं खड़ा है। फिर वो उसकी तरफ मुड़कर अपना और अपनी बहन का सर नीचे झुकाकर कहता है हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके सामने ही लड़ रहे हैं। चुन कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम बहुत ही खुशमिजाज लोग हो। फिर मुबेक चुन से पूछता है क्या आपने अपनी बहन को देखा है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उसे अपना दोस्त बना सकूं। फिर चुन मुस्कुराते हुए कहता है तो तुम मेरी बहन से दोस्ती करना चाहते हो, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, चलो साथ मिलकर ढूंढते हैं। फिर सीन चेंज होता है और वहीं दिखाते हैं जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था हमारे हीरो और लेडी योंग को। हमारा हीरो सोच रहा होता है ये कौन है और ये तो बहुत ही खूबसूरत है, और तभी उसे कुछ याद आता है। सोचता है एक मिनट, कहीं ये वही तो नहीं है जो मैडम ने इम्पोर्टेंट गेस्ट के बारे में बताया था, और इसके कपड़े और ज्वेलरी देखने में तो ये उन्हीं इम्पोर्टेंट गेस्ट में से एक लगती है। मुझे मैडम ने कहा था कि इन गेस्ट की नज़रों में बिल्कुल भी ना हो, इनसे जितने दूर हो सके उतने दूर रहना है। फिर सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैडम ने ये देख लिया तो वो मुझे जान से मार देगी। फिर हमारा हीरो वहाँ से बहुत तेज़ी से भागने लगता है और तभी लेडी योंग उसे पीछे खींचकर नीचे गिरा देती है। जब वह नीचे गिरता है तो उसकी चेस्ट दिखने लगती है जिस पर बहुत सारे पिटाई के निशान होते हैं, और वो लेटा लेटा कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझे माफ़ कर दीजिए। डर के मारे बार बार यही रिपीट कर रहा होता है। फिर योंग सोचती है ये क्यों बार बार माफ़ी मांग रहा है, इसने तो कोई भी रिएक्ट नहीं किया जब मैंने इसे थोड़ा सा खींचा, क्या इसने अभी तक कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखा। और इसकी बॉडी पर जो ये चोट के निशान है वो कोई मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के तो कहीं से भी नहीं लगते, और इसे देखने में ऐसा लगता है इसको अच्छे से खाना भी नहीं देते। तभी योंग इसके बालों को देखते हुए सोचती है इसके रेड हेयर उन्हीं से मिलते हैं, ये जरूर मून स्प्लिटिंग रेड स्वॉर्ड मैन का बच्चा होगा, और ये इतना डर क्यों रहा है, पता नहीं इसके साथ पहले क्या हुआ है। फिर योंग नीचे बैठती है और उसकी तरफ अपना हाथ लाने लगती है, जिसे देखकर हमारा हीरो बहुत डर जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये मैडम का हाथ है और वो उसे अभी पीटने ही वाला हो। लेडी योंग उसकी तरफ हाथ लाते हुए सोचती है मैं समझ गई, इसे अच्छी देखभाल नहीं मिली। फिर उसके सर पर हाथ रखकर उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है मेरा नाम योंग जो का है। वैसे जो का अजीब सा नाम है तो हम इसे योंग जियो ही बोलेंगे। और अब जाकर हमारे हीरो का नाम पता लगा है। फिर लेडी योंग उसके सर में हाथ फेरते हुए देखते हुए और एक स्माइल के साथ उसे कहती है योन जियो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। ये सुनकर योन जियो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा फील कभी नहीं किया, उसे आज तक किसी ने ऐसे प्यार नहीं किया और आज तक
उसे ऐसी बातें कभी भी किसी ने नहीं कही। फिर लेडी योंग उसे गले लगाकर कहती है इट्स ओके, मैं यहीं हूँ, और उसे बहुत देर तक गले लगाए रखती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यारो इसका एनिमेशन देखो कितना गजब है। फिर योंग खड़े होकर उसे अपना हाथ देती है वहाँ से चलने के लिए। फिर योन जो भी बहुत देर तक सोचता है और फिर उसका हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। फिर दिखाते हैं घर की बाउंड्रीज की दीवार में एक होल होता है और योंग उस होल से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर योन जो बहुत घबराने लगता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और सोचता है जाऊँ या ना जाऊँ। फिर उधर से एक हाथ आता है कुछ देर सोचने के बाद, और फिर बाद में वो भी उसमें से निकल जाता है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर की शुरुआत में दिखाते हैं लेडी योंग और योंग को, वे दोनों हाथ पकड़कर घर से बाहर भाग आते हैं। तभी वह योंग सामने देखकर बहुत चौंक जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग घूम रहे होते हैं, जो कि उसने पहले कभी नहीं देखा था और फर्स्ट टाइम ये सब फील कर रहा होता है। नरेटर बताता है जब से वह पैदा हुआ है तब से वो घर से बाहर नहीं निकला, या शायद निकलने नहीं दिया। और दिखाते हैं घूमते घूमते योंग की एक शॉप पर नजर पड़ जाती है, वहाँ पर बुने वाले बिक रहे होते हैं। देखकर उसे भूख लगने लगती है और योंग उसे देखकर समझ जाती है कि इसे भूख लगी है। और दिखाते हैं लेडी योंग ने योंग को वे पोटैटोज खरीदे होते हैं, और जब योंग उसे खाता है तो खुश ही जाता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसी कोई चीज कभी नहीं खाई। और तभी योंग उसके सर पर हाथ फेरती है और योंग उसे शर्माते हुए देखता है कि वो उसकी तरफ स्माइल कर रही होती है, और उन्हें घूमते घूमते कुछ समय बीत जाता है। और दिखाते हैं जब वे दोनों घूम रहे होते हैं तो उनके पीछे एक शैडो आती है, जिसे वे दोनों नोटिस करते हैं, और वे कुछ सैनिक होते हैं जो उन्हें खतरनाक फेस के साथ देख रहे होते हैं, और जिन्हें देखकर योंग डरते डरते कांप रहा होता है। तभी योंग उसका हाथ टाइट से पकड़ते हैं, जिससे उसे डर न लगे। फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है योंग के घर के एक कमरे में। वहाँ दिखाते हैं वहाँ लीडर और बेड पर पड़ा बीमार योंग होता है, और लीडर कहता है आखिरकार तुम उठ गए। फिर योंग कहता है लड़खड़ाते शब्दों के साथ, मुझे लगता है मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। लीडर कहता है बिल्कुल, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा शॉक हो गया था तुम्हें देखकर, और कैसे मून स्प्लिटिंग स्वॉर्डमैन ऐसी हालत में आ सकता है। योंग कहता है मुझे बहुत शर्म आ रही है, इस समय तो मैं अपने आप को बेहोश होने से भी नहीं रोक सकता। लीडर उसे थोड़ा डांटते हुए कहता है ये बकवास बातें बंद करो और सिर्फ ठीक होने पर फोकस करो, और तुम्हें अच्छा होना ही है तुम्हारे क्लैन और बच्चों के लिए। और योंग लीडर से कहता है मेरे क्लैन की एडवांस टेक्निक जू टियान जॉन वो गॉडेस से पास डाउन हुई है, और जू टियान एक गॉडेस है चाइनीज मैथोलॉजी में जो वॉर और लॉन्जिटिविटी की देवी है। और दिखाते हैं इस गॉडेस को जो किसी डोर या मिरर में से वह आ रही है, और हाँ इस डोर या मिरर को ध्यान जरूर रखना, आगे दिखाई देने वाला है। और ये टेक्निक इन्होंने ही सिखाई थी। और बताता है मैंने कुछ दिन पहले गॉडेस को देखने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं उन्हें देख नहीं सकता। शायद वे मुझसे बहुत नाराज है, क्योंकि इतने सालों में मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, बल्कि मैंने उन्हें याद भी करने की कोशिश नहीं की थी। और कहता है जिस दिन मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई थी उस दिन मैं भी मर गया था, और वह अपने पीछे एक बच्चा छोड़ गई जो मुझसे बहुत मिलता जुलता है, और मैंने आज तक उससे मिलने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यदि मैंने उसे देखा तो मैं उससे नफरत करने लग जाऊंगा। हाँ मैं जानता हूँ इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बस मैं एक बहाना ढूंढ रहा हूँ उन यादों को मिटाने का। तभी लीडर कहता है बंद करो ये बकवास, मुझे तुम्हें इतना कमजोर देखने की आदत नहीं है। और फिर योंग अपने बेड पर बैठते हुए कहता है मैं तुमसे बस एक फेवर चाहता हूँ जो पहला और आखिरी है होगा। और लीडर चिंता करते हुए कहता है योंग तुम नीचे लेट जाओ, इतना जोर मत दो अपने आप पर। योंग कहता है हाँ मेरा कोई अधिकार नहीं है ये कहने का, लेकिन तुम्हें मेरे बच्चों का ध्यान रखना होगा प्लीज। फिर लीडर कहता है ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर लीडर की वाइफ बहुत चिंता में दिख रही होती है। दिखाते हैं वहीं सैनिक मेन गेट से लेडी योंग और योंग को लेकर आ रहे होते हैं, और कहते हैं मैडम हमने लेडी योंग को ढूंढ लिया। तभी लीडर की वाइफ भागते हुए योंग के पास आती है और चिंता करते हुए कहती है तुम कहाँ थी अब तक, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तभी वह साइड में देखती है जहाँ पर हमारा मासूम सा योंग खड़ा होता है, कहती है ये बच्चा कौन है। तभी पीछे खड़ी मुबेक की माँ भाग कर आती है और चिंता का बहाना करते हुए कहती है योंग तुम ऐसी हालत में कैसे, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, क्या तुम जानते हो मैं कितनी डर गई थी तुम्हें ऐसी हालत में देखकर। और योंग डर के मारे बहुत कांप रहा होता है। फिर मुबेक की माँ साइड में योंग की तरफ देखते हुए कहती है तुम शायद नानगोंग योंग होगी। कहती है मैं वैसे ही बहुत बीमार हूँ और मैंने इसे पूरे दिन से नहीं देखा तो मैं बहुत चिंता में आ गई थी, इसे ढूंढने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और लेडी योंग मुबेक की माँ को बड़े ही डेंजरस लुक में और डेडली ओरे के साथ उसे घूरकर देख रही होती है। तभी चुन पीछे चिल्लाते हुए आता है योंग तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें पूरे दिन से ढूंढ रहा था, मुझे लगा कि तुम फिर से छत पर चढ़ गई होगी। फिर चुन नीचे देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और सोचता है योंग ने ये किसी बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, और पीछे खड़ा मुबेक भी लेडी योंग को देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लेडी योंग साइड से मुबेक को देखती है, जिसे देखकर मुबेक का चेहरा लाल हो जाता है और सोचता है यार ये कितनी सुंदर है। तभी वह भी नोटिस करता है, देखता है उन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो योंग को घूर कर देखने लगता है। फिर लीडर की वाइफ कहती है लगता है बच्चा बहुत थक चुका है, चलो अंदर चलते हैं। और वे भी कहते हैं ठीक है, और दिखाते हैं उन दोनों का हाथ छूट जाता है और लेडी योंग जाते हुए भी मुबेक की माँ को गुस्से में घूर रही होती है। और मुबेक की माँ कहती है आप चलिए हम आपके पीछे पीछे आते हैं, और योंग बहुत ज्यादा डर के मारे काँप रहा होता है। फिर वो लेडी उनकी तरफ देखते हुए योंग से कहती है मैंने तुझे कहा था ना अपने आप को छुपा कर रखना, क्या तू चाहता है कि पूरी दुनिया को पता चले कि तेरी पहली माँ वास्तव में तेरी असली माँ नहीं सौतेली माँ है। और योंग डरते हुए कह रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। फिर वो लेडी नानगोंग योंग की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है लेकिन इस कुतिया को क्या दिक्कत थी जो ये मुझे ऐसे घूर कर देख रही थी, मानो अभी खा जाएगी। इसके बाद नरेटर बताता है इस साल के 7वें महीने में योंग मुरियोंग हमेशा के लिए सो गया, और जैसे ही योंग मुरियोंग मरा वैसे ही बेक मिजो मतलब मुबेक की माँ ने 20 ऑड वॉरियर्स को अपने क्लैन से योंग क्लैन में बुलवाए, और उस लेडी के क्लैन के वॉरियर्स को योंग क्लैन में व्हाइट टाइगर स्क्वाड के नाम से जाने लगा। और बताता है योंग मुबेक भी ट्रेनिंग के लिए नानकोंग क्लैन चला गया, और बेक मिजो वॉरियोंग मैनर की ऑफिशियल मास्टर बन गई, मतलब वो योंग क्लैन की गद्दी पर बैठ गई। सीन चेंज होता है और दिखाते हैं वॉरियोंग पैलेस के एक रूम में, जहाँ वो लेडी बहुत गुस्से में पागलों की तरह कुछ ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ एक गार्ड आता है, कहता है मैडम। फिर वो लेडी उसे गुस्से में कहती है क्या तुम्हें कुछ मिला। वो गार्ड कहता है हमने
योंग पैलेस की हर कोना हर जगह छान मारा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा लगता है मास्टर योंग अपने पीछे एक छोटा सा मार्शल आर्ट मैनुअल भी नहीं छोड़कर गए। तभी वो लेडी गुस्से में एक किताब फेंकते हुए कहती है, ये इम्पॉसिबल है। मुझे याद है उस लेडी ने किसी एडवांस टेक्निक के बारे में बताया था। गार्ड डरते हुए कहता है, हमें माफ कर दीजिए मैडम। फिर वो लेडी गुस्से के साथ कहती है, योंग और उस लेडी से रिलेटेड सभी चीजें घर के वेयर हाउस में फेंक दो। मैं नहीं चाहती कि आज के बाद उससे रिलेटेड कुछ भी चीजें मेरी नजरों के आगे आए। गार्ड डरते हुए कहता है, यस मैडम, हो जाएगा। फिर वो गार्ड मुड़कर अपने सभी साथियों से कहता है, सुना तुम सबने, मैडम ने जैसा कहा वैसा ही करो। तभी वो लेडी कहती है, एक मिनट रुको, जब तुम सभी चीजें ले जा रहे हो तो उस गंदगी को मत भूलना, उसे भी वहीं लॉक कर दो। जिसे सुनकर उस गार्ड के पसीने छूटने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो चिल्ला रहा होता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं जानता हूँ मैं यहाँ गलत हूँ, प्लीज छोड़ दो मुझे। फिर वो गार्ड उसे उस वेयर हाउस में फेंक देता है और कहता है, अब से यही तुम्हारा रूम है, और कहता है इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और वो डरते हुए कह रहे होते हैं, प्लीज मेरी मदद करो। तभी गार्ड उसे हंसते हुए कहता है, यहाँ तुम अकेले नहीं हो, यहाँ तुम्हारे पिता की निशानी तुम्हारे साथ रहेगी। और वो वेयर हाउस का गेट लॉक कर देता है। फिर दिखाते हैं योंगजो उस गेट की तरफ मुंह करके बैठा होता है। तभी वह पीछे देखता है, वहाँ बहुत अंधेरा होता है और मन में कह रहा होता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मुझे यहाँ कितने लंबे समय तक रहना होगा। और फिर दिखाते हैं सुबह हो जाती है। योंगजो नीचे सो रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज आती है। देखता है वहाँ कोई उसके लिए पानी और एक आलू रख रहा होता है, जिसे देखकर वह सोचता है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ, वैसे ही मैं बहुत भूखा हूँ। फिर वो उस आलू को खाने लगता है और वो आलू दिखने में काफी सड़ा हुआ सा लग रहा होता है और खाते हुए कहता है, ये तो बहुत बेकार लग रहा है, बिल्कुल एक पत्थर की तरह मजबूत है। तभी उसे सामने कोई कुछ चमक दिखती है, जिसे देखकर वह उसकी ओर भागने लगता है और देखता है उस चीज का आगे एक पर्दा लगा है, जिसे वह हटा देता है। और दिखाते हैं ये एक मिरर होता है और योंगजी उसमें देखते हुए कहता है, तो बहुत डस्टी है, मैं इसे साफ कर देता हूँ। और जैसे ही साफ करता है उसे मिरर में अपनी परछाई दिखने लगती है और उस परछाई को देखकर कहता है, क्या तुम्हें भी छोड़ दिया गया। तभी वो कुछ देखकर शॉक हो जाता है, देखता है वो परछाई मूव कर रही है बिना उसके हिले, और वो परछाई उसकी तरफ देखकर एक स्माइल करती है। योंगजो ये देखकर वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है, कोई मेरी मदद करो, यहाँ भूत है। और बाहर खड़ा गार्ड अपनी ही धुन में होता है और कह रहा होता है, अब तो सर्दी आने वाली है। और हाँ, ये वही जूटियान वाला मिरर है जिसकी मैंने शुरू में बात की थी। और अब आप समझ सकते हैं आगे क्या होने वाला है, आगे अब बहुत ही मजा आने वाला है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर की शुरुआत में दिखाते हैं उस वेयर हाउस के बाहर दो गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला गार्ड दूसरे से बोलता है, क्या तुम्हें ऐसे महसूस नहीं हो रहा कि ठंड और भी बढ़ रही है। दूसरा बोलता है, बिल्कुल सही कहा, पर मुझे तो उस बच्चे की चिंता हो रही है, उसके लिए तो बहुत बुरा होने वाला है। और कहता है, उसे यहाँ कैद हुए शायद 2 महीने हो गए, क्या वो अभी भी जिंदा होगा। पहला बोलता है, बिल्कुल वो अभी भी जिंदा है और काफी दिनों से वो बहुत चिल्ला रहा था, पर अब तो शांत हो चुका है। और कहता है, हाँ, जो हम खाना उसे भेजते हैं वो हमेशा गायब मिलता है। दूसरा कहता है, वाह, उसमें सचमुच एक मार्शल आर्टिस्ट का कौन है, अगर मैं उसकी जगह होता तो कब का जमकर मर चुका होता। फिर पहला कहता है, वैसे भी वो जल्दी ही मर जाएगा, देखो वे उसके लिए खाना कितना कम कर चुके हैं। और फिर हमें उस आलू को दिखाते हैं, बहुत ही छोटा आलू होता है। फिर हमारे हीरो को दिखाते हैं जो अभी भी उस कोने में बैठा होता है और उसके पीछे मिरर में वो शैडो इशारे से उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही होती है। फिर योंजी उससे परेशान होते हुए कहता है, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, क्या तुम मेरी जगह खड़े नहीं रह सकते। और अब मैं तुमसे और नहीं डरूंगा, और वैसे भी मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुमसे डरूं, ऐसा लगता है मैं ठंड के कारण यहीं मर जाऊंगा। ये सुनकर वो शैडो हल्की सी सांस छोड़ती है और आसपास देखते हुए कुछ ढूंढने लगती है। फिर उसे एक डंडी मतलब स्टिक मिलती है, जिसे उठाकर वो योंजी की तरफ इशारा करने लगता है। फिर योंजी भी उसकी तरफ देखने लगता है। देखता है वो शैडो कुछ शॉर्ट टेक्निक के स्टेप्स कर रही होती है और उसे देखकर सोचता है, ये क्या कर रहा है, और ये अचानक से डांस क्यों करने लग गया, और वैसे भी इससे मेरा लेना देना नहीं है। फिर योंजी बताता है कि मैंने इसे पहली बार जब देखा तो मैं बहुत डर गया था, और फिर मैंने देखा कि इस मिरर से बाहर नहीं आ सकता और साथ में कुछ बोल भी नहीं सकता, इसलिए अब मैं इससे और नहीं डरता। ये बस इशारे ही करता है और मुझे अभी भी यकीन है ये अभी ऐसी एक्टिंग इसलिए कर रहा है जिससे मैं इस पर ध्यान दूं। फिर दिखाते हैं वो शैडो उन स्टेप्स के बाद एक सामने की ओर एक स्लैश मारती है, जिसमें से एक पर्पल कलर की एनर्जी निकलती है। फिर आगे बढ़कर जंप मार के एक और स्लैश मारती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये देखकर योंजी सोचता है ये स्टेप्स कुछ जाने पहचाने लगते हैं। तभी उसे कुछ याद आता है और कहता है, ये कुछ ऐसे ही स्टेप्स है जैसे मेरा भाई मुबेक किया करता था, द 9 हेवन आर्ट्स। और कहता है, ये कैसे जानता है हमारे क्लैन की मार्शल आर्ट। फिर उसे याद आती है उस मास्टर की बात जो मुबेक को ट्रेनिंग कराता था। वो मास्टर कहता था, यदि किसी को 9 हेवन आर्ट सीखना है, उसे सबसे पहले अपनी बॉडी में कोर एनर्जी को सर्कुलेट करना होगा, फिर उस एनर्जी को यांग एनर्जी में बदलना होगा, और फिर यांग एनर्जी को अपनी बॉडी में मेंटेन करके रखना होगा, और यही फर्स्ट स्टेप है 9 हेवन आर्ट्स का। फिर योंजी कहता है, हाँ मुझे याद है, मेरा भाई ने ये स्टेप्स फॉलो किए थे तो उसने ठंड में भी अपने आसपास गर्म हवा बना दी थी। और दिखाते हैं हमारा हीरो मुबेक को दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी वो शैडो कुछ देखती है, वह देखती है योंजी भी उन स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, और जैसे जैसे शैडो कर रही है वैसे ही योंजी भी करने की कोशिश कर रहा होता है। और ये स्टेप्स करते समय वह सोचता है, यदि मैंने ये स्टेप सीख लिए तो मैं 9 हेवन आर्ट सीख जाऊंगा, फिर मुझे और ठंड भी नहीं रहेगी। और वो शैडो को देखकर जोश में वह भी स्टेप करते समय ऊपर की ओर कूद जाता है, और अगले पल दिखाते हैं योंजी धड़म से नीचे गिर चुका है। और ये देखकर शैडो उस पर बहुत हंसता है और योंजी उसमें गुस्सा कर रहा होता है। दिखाते हैं कुछ दिन बाद अब सर्दियां और भी बढ़ चुकी है और वो अभी भी इन स्टेप्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वो लास्ट स्टेप करता है, जिसे करते ही कहता है, आखिरकार मैंने ये कर दिया, अब मुझे ठंड फील नहीं हुई। और वो उस स्टिक से थोड़ी सी एनर्जी निकलती है, जिससे वहाँ आसपास गर्म हवा क्रिएट होने लगती है।
और ये देखकर शैडो बहुत गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि इतने दिनों तक मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ इतनी सी एनर्जी रिलीज कर पाया। तभी शैडो अपनी स्टिक को सामने करके वो येलो एनर्जी अपने पूरी बॉडी से रिलीज करने लगती है। ये देखकर योंगजी कहता है मुझे इतनी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ठंड में गर्म रहना चाहता था। और वो अपनी स्टिक वहीं फेंकता है और जाने लगता है और शैडो की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहता है अब तुम यूजलेस हो, क्या मुझे इस मिरर को घुमा देना चाहिए? तभी योंगजी पीछे देखता है, वहाँ शैडो और भी आगे के स्टेप्स करने लगता है और वे कुछ एडवांस स्टेप्स होते हैं। और योंगजी ये देखकर कहता है ये क्या है, मैंने तो आज तक ये स्टेप्स कभी नहीं देखे। और दिखाते हैं शैडो सामने की ओर एक स्लैश मारता है जिसमें से काफी एनर्जी रिलीज होती है। फिर योंगजी सोचता है क्या ये मुझे 9/11 आर्ट सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है। फिर योंगजी मुंह बनाते हुए कहता है तुम्हें लगता है मैं ये इतने कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल स्टेप्स सीखूंगा? ये सुनकर शैडो उसे चिढ़ाने लगता है। शैडो को देखकर योंगजी गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिढ़ाने की? क्या तुम्हें लगता है मैं कर नहीं सकता? मैं कुछ ही समय में ये सब चीज सीख सकता हूँ, अब देखना। और शैडो अभी भी उस पर हंस रहा होता है। फिर सीन चल होता है और काफी दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। बाहर दिखाते हैं बर्फ पिघल रही है और घास उग रही है और हमारा योंगजी अभी भी इन एडवांस मूवमेंट्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है। और दिखाया जाता है वो बहुत ही थक गया होता है और सोचता है यार ये कितने हार्ड है, मैं जितना भी इन्हें सीखता जा रहा हूँ ये उतना ही हार्ड होते जा रहे हैं, अब तो मैं इस शैडो को फॉलो भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखकर शैडो उस पर फिर से हंसने लगता है और योंगजी शैडो को देखकर बहुत गुस्सा करने लगता है और तभी वह गुस्से में नीचे बैठ जाता है। कहता है मैं परवाह नहीं करता और मैं कैसे इस तरह की चीजें कर सकता हूँ, अब तो मेरा पेट भूख के मारे फटा जा रहा है। और योंगजी सोच रहा होता है कि यार ये सब यूजलेस है, मेरे तो कुछ काम भी नहीं आएगा। और उधर शैडो ने अपने चारों ओर बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो करा रहा होता है। शैडो को देखकर योंगजी सोचता है लेकिन ये बहुत कूल है, मैं भी यार ये करना चाहता हूँ। फिर कहता है जब मैं इन स्टेप्स का कंपेयर 9/11 आर्ट से करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे 9/11 आर्ट्स इसी का ही भाग है। और सोचता है क्या ये वो मार्शल आर्ट है जो 9/11 आर्ट से भी एडवांस है, क्योंकि मैंने आज तक अपने भाई को इनकी प्रैक्टिस करते हुए कभी नहीं देखा, ये शायद वे जानते ही नहीं इसके बारे में। और योंगजी नीचे बैठा ही सोच रहा होता है। कहता है लेकिन मुझे यकीन है ये मार्शल आर्ट हमारे क्लैन की मार्शल आर्ट से काफी संबंधित है और मुझे ये भी नहीं पता कि ये शैडो हमारे मार्शल आर्ट के बारे में कैसे जानता है, वो भी इतना कुछ। फिर योंगजी शैडो से गुस्से में कहता है मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझे कुछ स्टेप्स छोड़ कर सिखा रहे हो, मैं तुम्हारे जैसे ही सेम स्टेप्स कर रहा हूँ तो ये काम मुझ पर क्यों नहीं कर रहा है, जो मैं तुम्हारी की तरह सेम एनर्जी फ्लो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सुनकर शैडो उस पर हंस रहा होता है और उसके ऐसे देखकर योंगजी कहता है मुझे यकीन हो गया तुम जानबूझकर ही कर रहे हो। और कहता है ठीक है यदि तुम ऐसा ही मेरे साथ खेलोगे तो मैं तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। और दिखाते हैं वो मिरर को कपड़े से ढकने लगता है और नीचे थोड़ी सी जगह बच जाती है ढकने से, उसमें से शैडो उसे घूर कर देखने लगता है। योंगजी को समझ नहीं आ रहा होता है कि कहना क्या चाह रहा है। फिर योंगजी कहता है क्या तुम मुझे सही से सिखाना चाहते हो? और वो शैडो भी सिर हिलाकर हाँ करती है। फिर योंगजी कपड़ा हटाते हुए कहता है मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं दोबारा से तुम्हें कपड़े से ढक दूंगा। फिर वो शैडो ऊपर की ओर इशारा करता है और जिसे देखकर योंगजी थोड़ा शॉक हो जाता है। देखता है उस मिरर पर कई सब चमक रहे होते हैं और सोचता है क्या ये सब मुझे दिखा रहा है। और सबसे ऊपर उस मिरर का नाम पड़ा होता है, लिखा हुआ है द ट्रू मिरर ऑफ जूटियान फेरी। और वे शब्द मिरर में से निकलकर उसके चारों ओर घूमते हुए दिख रहे होते हैं। फिर हमें नरेटर की आवाज सुनाई जाती है, वह बताता है द ट्रू मिरर ऑफ जूटियान फेरी के टॉप पर ये 900 शब्द योंगजी को दिखाई दिए। वैसे तो ये बहुत ही हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड शब्द थे, पर योंगजी को ऐसा लगा जैसे ये शब्द उसके दिमाग में फ्लो कर रहे हो और फिर उसे उन मार्शल आर्ट्स का एहसास होने लगता है जो वह कुछ समय से उनकी प्रैक्टिस कर रहा था। फिर हमें उस मिरर पर इस टेक्निक का असली नाम दिखाया जाता है जो होता है द हेवनली इंक्विजिटिव स्वॉट टेक्निक। हाँ ये मानव का असली नाम है। नरेटर बता रहा होता है योंग क्लैन में योंगजी के साथ अब तक बेकार व्यवहार हुआ है, उसने अब तक अपना जीवन बहुत ही दुख दर्द के साथ जिया है। उसे वेयर हाउस में कैद करके मारने की कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्य से उसे ये जूटियान मिरर मिल गया जो उसे वो चीज सिखा रहा है जिसे वो बाहर रहकर कभी नहीं सीख सकता था। फिर योंगजी के बारे में बताता है, कहता है एक बच्चा जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि वह जल्द ही मर जाएगा, उसका खाना भी बंद कर दिया गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा है उस मिरर की वजह से। फिर दिखाते हैं योंगजी उस शैडो से बड़ा ही दिल लगाकर मार्शल आर्ट सीख रहा होता है और स्माइल के साथ, मतलब उसे अब ये सब सीखने में मजा आ रहा है। फिर नरेटर कहता है सीक्रेट मैनुअल 9 हेवन स्वॉट टेक्निक का आगे पास नहीं हो पाया क्योंकि योंग मर गया था, परंतु पास हुआ पर धीरे से। फिर सीन चेंज होता है और बाहर का सीन दिखाया जाता है। अब बाहर काफी चेंज हो चुका है, ऐसा लगता है काफी टाइम बीत चुका है। और दिखाते हैं योंगजी अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर नरेटर की आवाज आती है, कहता है समय सबके लिए समान है और समय चलता रहा और ऐसे ही योंगजी को ट्रेनिंग करते करते 10 साल बीत गए उस वेयर हाउस में ही। फिर योंगजी को दिखाते हैं वह एक जगह बैठा हुआ ध्यान लगा रहा होता है और वह काफी खतरनाक तरीके से अपने चारों ओर एनर्जी फ्लो करा रहा होता है और ये सब देखकर शैडो काफी खुश दिख रहा होता है। वो देखकर ऐसा लगता है जैसे उसका जो मिशन था वो पूरा कर चुका है। तभी योंगजी ऊपर उठता है और सामने की ओर एक तगड़ा स्लैश लगाता है और फिर योंगजी को पूरी तरीके से दिखाया जाता है जो अब काफी बड़ा हो चुका है, उसकी हाइट भी बढ़ चुकी है। फिर योंगजी हंसते हुए कहता है आखिरकार मैंने एग्जैक्ट सेम स्टेप्स सीख लिए। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाते हैं लोयांग शहर को, जो हमारे हीरो का शहर है। उस शहर में एक घोड़ा बग्घी आ रही होती है और वो एक पैलेस के सामने रुकती है। उसमें से कोई निकल रहा होता है और उसका पैर को दिखाते हैं और दिखाते हैं उस बंदे को। वो निकलते हुए कह रहा होता है मुझे 10 साल हो गए यहाँ आए, और ये कोई और नहीं योन मुबेगी होता है। तभी सामने से वो लेडी मुबेग की माँ भागी हुई आती है और चिल्लाती है मुबेग मेरे बेटे। और वो लेडी खुशी में कहती है आखिरकार तुम एक मजबूत दिखने वाले युवक के रूप में वापस आ गए, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। और पीछे दिखाते हैं मुबेग के छोटे भाई बहन को, वे भी कह रहे होते हैं आखिरकार भाई वापस आ गए। और दिखाते हैं मुबेग को काफी स्मार्ट लग रहा होता है। फिर मुबेग अपनी मोम को नमस्ते करते हुए कहता है मोम मैं 10 साल बाद अपनी ट्रेनिंग करके वापस आ गया। फिर वो लेडी उसको गले लगाते हुए कहती है मुझे तुम पर बहुत गर्व है, तुम काफी बड़े हो गए हो। कहती है अब तुम आ गए हो ना, योंग क्लैन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन बन जाएगा सभी क्लैन से। फिर वो पीछे देखते हैं और मुबेग से कहती है मैं तो तुम पर ही फोकस कर रही थी, हमारे यहाँ तो नानगोन क्लैन से काफी अनमोल मेहमान आए हैं। और वो लेडी उनकी तरफ देखते हुए कहती है मुझे माफ करना, मैंने अपने बेटे को काफी लंबे समय से नहीं देखा है।
मेरा उस पर ही ध्यान था, इसलिए मैंने आपको नहीं देख पाई। फिर दिखाते हैं चुन को, जो लीडर का बड़ा बेटा होता है और ये भी काफी बड़ा हो चुका है। और चुन की तरफ देखते हुए वो लेडी कहती है, देखने में ऐसा लगता है आप 10 सालों में और भी ताकतवर हो गए हो। आप सही में बहुत अमेजिंग है। और वैसे भी जियांगू शहर में अज़ूरेस क्लाउड स्वॉर्ड को कौन नहीं जानता, और ये उसका निकनेम होता है उसके शहर में। और फिर लेडी योंग की तरफ देखते हुए मुबेक किमा कहती है, योंग अब तुम पहचान में भी नहीं आ रही हो, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई हो। और फिर दिखाते हैं लेडी योंग को, देखिए कितनी खूबसूरत हो गई है। फिर मुबेक किमा कहती है, आप इतने लंबे सफर से थक गए होंगे, अंदर चलिए और आप सभी आराम कीजिए, मैंने आज बहुत तैयारी की है। और मुबेक किमा चुन से पूछती है, आपके पिता कैसे हैं? चुन कहता है वे बहुत अच्छे हैं। और पीछे दिखाते हैं लेडी योंग को, जो चारों तरफ कुछ देख रही होती है। तभी मुबेक किमा ये लेडी योंग से पूछती है, योंग बेटा तुम क्या ढूंढ रही हो? और लेडी योंग उसे इग्नोर मार के वहां से जाने लगती है और उस लेडी की बेइज्जती हो जाती है। और ये देखकर चुन अपनी बहन से कहता है, ये क्या मैंने रही योंग? और वो उसे भी इग्नोर मार देती है। और फिर मुबेक किमा झूठी हंसी हंसते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं, वो अभी भी नादान है। फिर दिखाते हैं वे सभी वहां से अंदर जाने लगते हैं। तभी मुबेक किमा साइड में एक गार्ड से कहती है, ओए सुनो, ये खबर सब में पहुंचा दो, इस लोंडिया को उस वेयर हाउस के करीब मत जाने देना। और मुझे पता है ये बदतमीज लड़की उस बेकार योंग को ही ढूंढ रही होगी, लेकिन कैसे? ये 10 साल के बाद भी उसको वो याद है। तभी वो गार्ड डरते हुए उस लेडी से कहता है, मैडम एक्चुअली ये सही समय है आपको बताने का। कहता है, मैंने वेयर हाउस चेक किया है, मास्टर योंग रात से गायब है और हमने इस पैलेस की हर जगह ढूंढ लिया, पर हमें मास्टर योंग कहीं नहीं मिल रहे हैं। ये सुनकर उस लेडी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। फिर वो उस गार्ड को नीचे गिराकर उसका गला पकड़कर कहती है, क्या बात कर रहा है तू, मुझे सब डिटेल में बता। हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। ये वही टाइम होता है जब योंग अपने मेडिटेशन से उठता है और सामने की ओर एक स्लैश मारता है। और दिखाते हैं उसके हल्के से स्लैश ने ही ऊपर नीचे की सभी चीजों को तोड़ दिया। और योंग कांपते हुए शब्दों में कहता है, आखिरकार मैंने ये कर दिया, मैंने फाइनली ये डिफिकल्ट मोमेंट बिल्कुल परफेक्ट कर दिए। तभी वो शैडो की ओर देखता है और कहता है, देखा ना तुमने, मैंने बिल्कुल परफेक्ट किया ना। और वो शैडो बड़े ही खुश होकर और ताली बजाकर उसे अप्रिशिएट करना होता है। और आप योंग में अंतर भी देख सकते हैं 10 साल पहले और आपके योंग में। और योंग कहता है, मैंने भी 900 शब्द याद करने के बाद मुझे आगे किसी भी स्टेप में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। फिर शैडो से कहता है, मुझे अगली चीज सिखाओ। और वो शैडो फिर से ऊपर की ओर इशारा करती है और योंग ऊपर देखता है, छत में वहाँ एक छेद हो गया है उस स्लैश की वजह से। शैडो उसे ऊपर जाने का इशारा करती है, जिसे देखकर योंग थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। फिर वो सोचने के बाद वहाँ सामान लगाने लगता है और उस सामान के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद हमें नरेटर की आवाज सुनाई जाती है, कहता है, योंग जिसने अपने पूरे 10 साल उस डार्क वेयर हाउस में बिता दिए ट्रेनिंग करते हुए, और वो आसमान जिसे उसने 10 सालों में पहली बार देखा वो बहुत सुंदर था। और योंग ऊपर देखकर कहता है, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? फिर वो शैडो की तरफ देखता है और वो शैडो एक प्यारी सी स्माइल से हाँ का इशारा करती है। फिर वो छत पर चढ़ जाता है और जो वो सामने देखता है बस देखता ही रह जाता है। और आप भी देखिए उसने क्या देखा, और इसे पोज करके भी देख सकते हैं, है ना सुंदर? अरे यार एनिमेशन देखो। और हमें नीचे दिखाते हैं उस मिरर में वो शैडो गायब हो जाती है और वो वही गॉडेस बन जाती है, ड्यूटियन गॉडेस। और शायद उसकी वो स्माइल एक आखिरी गुड बाय था। और हमारा मासूम योंग बड़ा ही खुश होकर सामने देखते हुए शैडो से कहता है, जल्दी ऊपर आओ और मेरे साथ देखो ये कितना सुंदर है। फिर वो नीचे देखता है उस मिरर को, वहाँ वो शैडो नहीं होती, वो मिरर खाली हो चुका है, जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है और थोड़ा दुखी भी हो जाता है। और सीन चेंज होता है और दिखाते हैं उस वेयर हाउस में वो लेडी भागी हुई आती है और देखती है वो खाली है। तभी वो ऊपर देखती है उस छेद को, कहती है, यहाँ कोई बिजली गिरी है क्या? और वो ऊपर कैसे गया? और पीछे से एक गार्ड कहता है, मैडम क्या हमें अपने कुछ बंदे भेजने चाहिए उसके पीछे उसे ढूंढने के लिए? और वो लेडी गुस्से में कहती है, कोई जरूरत नहीं है। और वो दांत पीसते हुए सोचती है, वो क्या सोचता है कि वो बाहर निकलेगा तो कुछ अलग कर लेगा? तू बस एक बड़ी बॉडी में 6 साल के दिमाग वाला आदमी है और तू ये भी नहीं जानता कि इस क्रूर दुनिया में कैसे दिया जाता है। और वैसे भी तू जल्द ही भूखा हो जाएगा, फिर बीमार हो जाएगा और फिर अकेला ही मर जाएगा। सीन चेंज होता है और फिर हमारे हीरो को दिखाते हैं जो काफी मजे से बड़ा ही खुश होकर और सीना चौड़ा करके मार्केट में घूम रहा होता है। यहीं पर ही चैप्टर खत्म होता है।